हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी की जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। एंड टू हेल्प यू आउट इन दिस वी हैव कम अप विद वंडरफुल कोर्सेस। और लेट मी टेल यू, अभी प्रेजेंटली आप सेव कर सकते हैं एडुटैप के सारे कोर्सेज पर अप टू 80%। जी हाँ, इट इज राइट कि आप 80% तक सेव कर सकते हैं ऑन ऑल द कोर्सेज ऑफ एडुटैप। अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट आवर कोर्सेज। उस पर गुरु GURU गुरु 80 ये कोड यूज करके 80% का डिस्काउंट आप हमारे सारे जेआईबी कोर्सेज पे पा सकते हैं, बी इट मास्टर कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स, व्हाटएवर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप या आपके कोई भी नोन अगर किसी और एग्जाम लाइक RBI ग्रेड बी, IRDI, IFSCA, नाबार्ड, सेबी ग्रेड A, इसका कॉम्बिनेशन, या फिर SBI PO क्लर्क, IBPS, RRB इसके इस एग्जाम्स के लिए, या फिर UPSC EPFO, FCI AG3, UPSC CSAT इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी कोड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं इनको यूज करके आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इनको यूज करके आप डेफिनेटली इन पर जो डिस्काउंट है वो पा सकते हैं। इन सारे जो कोर्सेस उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है 4 to 6 सितंबर के बीच ही आपको ये प्रोवाइड हो रहा है, टीचर्स डे सेल। तो विशिंग यू द टीचर्स डे के लिए जो भी टीचर्स हैं उन सभी को शुभकामनाएं। एंड आप सारे जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको टीचर्स डे का गिफ्ट मिल रहा है, तो दैट इज दिस डिस्काउंट, सो प्लीज अवेल इट। क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन जिस भी कोर्स के लिए आप एनरोल कर रहे हैं। ओके, एंड लेट मी टेल यू, इस सेशन में हम संकल्प सीरीज को हमारे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये है हमारा लेक्चर 18 जहां पर डेट, बॉन्ड एंड कैपिटल मार्केट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स क्या रियली इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना डीपली हमें पढ़ना है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दीज टॉपिक्स, दीज चैप्टर्स। दीज आर चैप्टर 32 and 33 फ्रॉम मॉड्यूल D ऑफ I and IFS, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस? देखिए, बेसिकली डेट, बॉन्ड एंड कैपिटल मार्केट का डिस्कशन कर रहे हैं, काफी रिलेटेड टॉपिक्स है। डेट्स एंड बॉन्ड मार्केट का अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें कैपिटल मार्केट की समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक कि कैपिटल मार्केट एक्चुअली क्या है। पिछले सेशन में हमने मनी मार्केट का डिस्कशन किया था, तो अगर आपको वो याद है, उसका एक बेसिक टेनेट था कि मनी मार्केट वो है जहां पर लोन लिया दिया जाता है एंड लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर के ये लोन्स होते हैं, देन दैट इज कॉल्ड द मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ कैपिटल इश्यूज कौन कौन से हैं, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है इन द सेकेंडरी मार्केट, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में किस तरीके के, देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड वैल्यूएशन एंड उसके थ्योरम्स, प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम 2021 का, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कैपिटल मार्केट क्या होता है? तो बेसिकली वी नो बोथ डेट एंड इक्विटी यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं, जो भी ये मार्केट है उसमें। तो ये दो तरीके हैं जिससे लोन लिया जा सकता है। अब डेट का मतलब क्या है, इक्विटी का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इक्विटी मींस लेट अस से कंपनी ए है, इसने शेयर्स इशू किए हैं, तो शेयर्स के ऊपर कंपनी ए कोई गारंटी नहीं दे रहा कि हाँ आपको पक्का पक्का प्रॉफिट होगा ही होगा। तो शेयर्स अगर कंपनी अच्छा करेगी तो शेयर्स पे आपको प्रॉफिट होगा, नहीं करेगी प्रॉफिट नहीं होगा, तो शेयर्स पे आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा बस। ठीक है, तो इक्विटी में जो इनकम है, प्रॉफिट है, दैट इज नॉट गारंटीड। ठीक है, प्रॉफिट इज नॉट गारंटीड। देन डेट मार्केट क्या होता है, जहां पर आपका प्रॉफिट गारंटीड होता है। ऑफ कोर्स बहुत बुरे केसेस है तो शायद ना मिले या उस लेवल तक, बट मोस्ट इसका जो क्लॉज है ही है, इसका फीचर ही ये है कि डेट मार्केट में इट इज टोटली गारंटीड। तो यहाँ पर अगर जो कंपनी बी है उसने बॉन्ड्स इशू किए हैं, बॉन्ड में ये होता है कि बता देते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 100 रुपीज़ का बॉन्ड फेस वैल्यू है, 90 में आपने खरीदा, 10% इंटरेस्ट, तो आपको 10% इंटरेस्ट पीरियोडिकली लेट से 6 मंथ्स पे मिल रहा है। 90 में खरीदा तो इस पर एक्स्ट्रा 10 ऐड होके 100 रुपीज़ आपको पक्का पक्का वापस मिलेगा। ओके, सो 10 रुपीज इज योर प्रॉफिट अलॉन्ग विद द 10% इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आपको पक्का मिलेगा, सो दैट इज अ डेट मार्केट मेनली।
तो इक्विटी से रिलेटेड हम मेनली कैपिटल मार्केट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, डेट मार्केट का डेट एंड बॉन्ड मार्केट वाला जो पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस इक्विटी मार्केट, ठीक है, एंड व्हाट इज दिस कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट में दोनों ही इंक्लूडेड है, ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ इक्विटी है, दोनों इंक्लूडेड है, डेट एंड इक्विटी दोनों ही है, डेट बॉन्ड भी आपका कैपिटल मार्केट में मोस्टली आ जाते हैं। तो कैपिटल मार्केट का एक्चुअल फीचर क्या है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है अपार्ट फ्रॉम मनी मार्केट, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो मोर देन 1 ईयर के टेनोर के होते हैं, तो लॉन्ग टर्म के फंड्स आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड कैपिटल मार्केट में 2 तरीके के मार्केट्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। प्राइमरी मार्केट देखिए, अगर एक कंपनी है जो शेयर्स इशू कर रहा है, आपने डायरेक्टली उस कंपनी से शेयर्स खरीद लिए, तो दैट इज कॉल्ड यू आर बाइंग फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मींस इनिशियल स्टेज जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो एग्जांपल अगर हम देखें, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बॉन्ड्स जो है जनरल मार्केट में लेकर आता है, लॉन्च करता है। वी नो दैट इफ यू आर बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई, तो आप प्राइमरी मार्केट से खरीद रहे हैं। प्राइमरी मार्केट से खरीद के आप क्या करेंगे, कंपनी यहीं पे, बट आप अपने शेयर्स किसी और इन्वेस्टर को देंगे एंड मनी ले लेंगे उससे। तो जब हम रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर अदर इन्वेस्टर्स से जो है डील करते हैं, दैट इज द सेकेंडरी मार्केट। तो ये प्राइमरी फर्स्ट स्टेज हो गया, प्राइमरी मार्केट, एंड दिस इज द सेकेंडरी मार्केट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आरबीआई डेजिग्नेट करता है कि भाई कौन कौन ये प्राइमरी मार्केट में इस तरीके से शेयर्स बॉन्ड्स को बाय कर सकता है। सो दे आर कॉल्ड द प्राइमरी डीलर्स हु आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स अगर हम देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी, प्राइमरी मार्केट का मीनिंग होता है सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली एंड गाइडलाइंस सेबी एक्ट एंड कंपनीज एक्ट के तहत, सेबी एंड कंपनीज एक्ट के तहत ये गाइडलाइंस जो है फॉलो करने होते हैं। तो पब्लिक इश्यू भी होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है प्राइमरी मार्केट में। तो कंपनी क्या कर सकता है, डायरेक्टली ओपनली पब्लिक को जो है इशू कर सकते हैं, यानी कि पीपल इन जनरल जो है वो सारे शेयर्स खरीद सकते हैं। या फिर कंपनी उतना ज्यादा डेवलप्ड या फिर किसी और तरीके से पैसे उठाना चाहती है मार्केट से, तो ये कंपनी 2 को सारे के सारे शेयर सेल कर देगी। तो ऐसे में क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। हमने बस शेयर्स का प्लेस चेंज कर दिया, प्लेसमेंट चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये 2 तरीके से किया जा सकता है, विल गो डीप इनटू दिस आगे, नथिंग टू वरी। तो ये 2 तरीके। अब यहाँ पे मर्चेंट बैंक, इशू मैनेजर, बैंक्स, अरेंजर्स, अंडरराइटर्स, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सारे इंटरमीडियरीज है जिनके थ्रू प्राइमरी मार्केट के सारे एक्टिविटीज चलते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होता है, बेसिकली आप अपने जो शेयर से किसी और इन्वेस्टर को सेल कर रहे हैं, वो फिर किसी और को, ऐसे आगे चलता है। तो जो भी सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी इशूड है उनको ट्रेड किया जाता है एंड पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह के मार्केट है, एक तो ऑक्शन मार्केट एंड डीलर मार्केट। ये सेलिंग जो होता है वो आप डायरेक्टली, लेट्स से पर्सन ए ने बी को सेल कर दिया, तो ये डायरेक्टली एक दूसरे से बात करके ये पर्टिकुलर डील को फिक्स करके सेल एंड मनी जो है ले रहे हैं डीलर। अब मोस्टली ये चीज होती है कि हमें पता नहीं है कि किसको सेल करना है। डू यू नो, लेट्स से आपके पास किसी के कोई शेयर्स है, तो आपको क्या पता है कौन बाय करना चाहेगा इन शेयर्स को, यू मे नॉट नो। तो प्रैक्टिकल केसेस में वी नीड सम इंटरमीडियरी बीच में, तो स्टॉक एक्सचेंज होता है। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। तो ये स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली आपको बताता है कि हाँ इनको चाहिए, या फिर जो भी है आपको पता नहीं होगा किसको चाहिए, यू विल सेल टू द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज विल सेल इट टू द कंपनी बी या पर्सन बी, ठीक है। तो ये हम ऑक्शन मार्केट कहते हैं, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रॉफिट भी तो कमाना है। 40 रुपीज में आपसे लेके यहाँ पे लेट से दाम ऑक्शन करने को कहा कि आप लोग बोली लगाइए कितना दे सकते हैं, तो 50 किसी ने कहा, किसी ने 60 कहा, तो विच एवर फील्स स्टॉक एक्सचेंज फील्स की ये मेरे लिए बेस्ट है, सो इट विल गिव दैट पर्टिकुलर शेयर एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। तो ये ऑक्शन मार्केट जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होता है। डीलर मार्केट या ओवर द काउंटर मार्केट कहते हैं, जो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ डील करके वो शेयर्स एंड बॉन्ड्स को दे रहे हैं। यूटिलिटी क्या है, इन्वेस्टर्स को प्राइजेस का पता चलता है, सिक्योरिटीज ट्रेड कर सकते हैं, मैनेजर्स बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं, बैंक्स जो है ट्रेडिंग अकाउंट्स वगैरह ओपन कर सकते हैं एंड उससे उनको कमीशन मिलता है। क्रेडिट अगेंस्ट सिक्योरिटीज कई बार वो प्रोवाइड करते हैं, क्लियरिंग हाउसेस की तरह काम करते हैं। नाउ देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कैपिटल इश्यूज। वी हैव कम टू द सेकंड टॉपिक। फर्स्ट कैपिटल मार्केट का बेसिक्स हो गया। अब कैपिटल इश्यूज 3 तरीके के होते हैं। यहाँ कैपिटल इशू का मतलब क्या है, अगर आपको एज अ कंपनी यू नीड सम मनी या फिर एज एन एंटिटी यू नीड सम मनी, तो आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं इन द ओपन मार्केट। सो मेनली विल बी टॉकिंग अबाउट शेयर्स हियर। तो ये खरीद कौन सकता है, फर्स्टली जनरल पब्लिक, सारी पब्लिक जो है वो खरीद सकती है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं वो आपके शेयर्स को खरीद रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है आप एज अ कंपनी सेल कर रहे हैं एंड एज अ कंपनी टू
आप किसी और कंपनी में अपने सारे शेयर्स को रख दे रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट एज आई टोल्ड यू, ठीक है। तो दीज आर द थ्री ऑप्शंस। पब्लिक इश्यू कहते हैं पहले वाले को, जनरल पब्लिक अगर दे रहे तो पब्लिक इश्यू, आईपीओ सुना होगा आपने, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, तो दैट वन। एंड ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को अगर दे रहे तो राइट्स इश्यूज, यानी कि आप इनके राइट्स को बढ़ा रहे हैं इन द प्रोपोर्शन जितना भी उन्होंने ऑलरेडी शेयर खरीदा हुआ। लेट्स से गीता जी ने 10% शेयर्स लिए हुए हैं, सीता जी ने 20% लिए हुए हैं, तो जब आप इशू करोगे इसी रेशियो में आप इशू करोगे इनको अगेन फिर से, तो उनका आपके कंपनी में जो राइट्स है, जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के राइट्स आपको मिल जाते हैं। राइट्स यानी कि आप उस कंपनी के एक शेयर होल्डर हो, यानी कि आपका हक बन जा रहा है उस कंपनी पे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो 20% शेयर्स इनके पास है, तो ये इश्यू 20% तो सीता एंड 10% तो गीता, इस तरीके से होता है राइट्स इश्यू में। एंड थर्ड वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट, जिस पर और भी, ये दोनों पे और भी डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट, एक कंपनी दूसरे कंपनी में या फिर किसी और एंटिटी में सारे शेयर्स ले जाकर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला पब्लिक इश्यू, जहां पर जनरल पब्लिक को, न्यू इन्वेस्टर्स को आप इशू कर रहे हैं, तो इसमें जो सेबी के डिस्क्लोजर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस उनको फॉलो करना होता है। एंड फर्स्ट टाइम अगर इशू कर रहे हैं तो वो अनलिस्टेड कंपनी होगी। अभी अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है, देखिए प्रोसेस क्या है। आपने सोचा कि हाँ मुझे अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को इशू करना है, तो दैट इज फर्स्ट टाइम अगर इशू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एंड ये एक आईपीओ, ठीक है। तो इस स्टेज पर आपका कंपनी के बारे में ना कोई स्टॉक एक्सचेंज ना किसी को खास पता है। स्टॉक एक्सचेंज का एक लिस्ट होता है ऑफ कंपनीज, जिसमें सारे कंपनीज जिन्होंने उस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स इशू कराए हैं उनका नेम रहता है, दैट इज कॉल्ड, अगर आपका नेम उसमें आ गया उस लिस्ट में तो दैट इज कॉल्ड अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो सेंसेक्स, इस तरीके से अलग अलग लिस्ट हैं, तो उसमें कौन टॉप पे है, किसके शेयर्स अच्छे जा रहे हैं, इस तरीके से उनकी पूरी लिस्टिंग एंड रैंकिंग होती है। तो आपका नाम अगर इस लिस्ट में नहीं है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट में, तो यार अनलिस्टेड कंपनी, तो ऑब्वियसली पहली बार इशू कर रहे तो अनलिस्टेड ही होगा, तो फर्स्ट टाइम। देन सेकंड टाइम लिस्टेड कंपनी बन जाते हैं एंड उसे हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग एफपीओ कहते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी बार भी आप इशू करो, बिकॉज एक बार कहीं पे इशू कर दिया, अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। और यहाँ पर एक चीज है कि जो भी पब्लिक इशू है एंड राइट इशू है, ये लार्जर नंबर ऑफ पीपल को इशू कर रहे हैं, तो डिटेल्ड प्रोसीजर होता है। बट इन कंपैरिजन अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है तो सिंपल प्रोसीजर है, इसमें आपको पहले प्लेस करके परमिशंस वगैरह कुछ लेके थोड़े बहुत, यू कैन जस्ट प्लेस दोज शेयर्स इन द कंपनी टू एंड देन यू कैन टेल सेबी कि हाँ हमने प्लेस कर दिया। अब राइट्स इशू का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपका फ्रेश सिक्योरिटीज ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को इन द प्रोपोर्शन जिसमें भी उन्होंने लिया है ये इशू किया जाता है, ठीक है। तो कैपिटल रेज किया जाता है, उनका शेयर्स जो है उनका राइट्स बढ़ाकर, ठीक है, नॉट डाइल्यूटिंग देयर राइट्स बट इंक्रीजिंग देयर राइट्स, ठीक है। अब प्राइवेट प्लेसमेंट यहाँ पे होता है कि जो शेयर्स है वो सारे एक पर्टिकुलर कंपनी एंटिटी में हम सारे कुछ रख देते हैं। सेक्शन 81 ऑफ कंपनीज एक्ट में ये चीज दी हुई है एंड ये एक फास्टर प्रोसेस है पैसा मार्केट से उठाने का। अब इसी में एक पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट आप किसको दे दोगे सारे शेयर्स, हु विल गिव मनी टू यू इन, अगर आपने शेयर्स किसी को दिए तो आपको मनी देगा कौन, नोबडी इज, ज्यादातर कंपनीज लोग जो है रेडी नहीं होते हैं मनी देने के लिए इस तरीके से। तो दैट इज वाई कुछ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को डेजिग्नेट किया गया है बाय सेबी, हु विल बी रेडी कि आपके शेयर्स हम खरीदने के लिए रेडी हैं, थोड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, बट आप अच्छे से जो है बिजनेस करिए एंड रिटर्न द मनी ऑन टाइम, ठीक है। तो ये चीज के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को सेबी ने डेजिग्नेट किया कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशन है इनको आप अपने शेयर्स प्राइवेटली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से ये सारा कुछ है, लिस्टेड कंपनीज ही खाली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर सकते हैं, यानी कि इससे पहले आपको आईपीओ इशू किया होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गो फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। एंड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विटी शेयर्स, फुल्ली पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह, ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स वगैरह को इशू कर सकते हैं। प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर नहीं है, पर्पस इसका है टू प्रोवाइड फास्ट डोमेस्टिक सोर्स ऑफ फंड्स, क्विकली आपको जो है फंड्स का रिप्लेनिशमेंट हो जाता है और ये मैनेज किया जाता है सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर के द्वारा, ठीक है। प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट वेबसाइट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पे आप आ जाता है विद द डिस्क्लेमर कि ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए ही है एंड जो भी बायर इंटरेस्टेड है उनको ये पर्टिकुलर शेयर्स देकर
फिर आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं, सारा पैसा उठा सकते हैं। द प्रोसीजर इज सिंपल एज आई टोल्ड यू। ये क्वेश्चन आया था जून 2024 में। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑक्शन मार्केट। ऑक्शन कहाँ पर होता है? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। सो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं शेयर्स बॉन्ड्स का, दैट इज कॉल्ड ऑक्शन मार्केट। डीलर मार्केट किसको कहते हैं? ओवर द काउंटर मार्केट, यानी कि डायरेक्ट डीलिंग अगर आप कर रहे हैं डीलर ए विद डीलर बी, तो डीलर मार्केट। ठीक है, तो दैट इज वाई हियर ऑक्शन मार्केट का पूछा है। सो द करेक्ट आंसर इज यस, सी विल बी द राइट आंसर। अब कुछ एलिजिबिलिटी नॉर्म्स देख लेते हैं कैपिटल मार्केट में। तो पब्लिक इशू का अगर हम देखें, सेबी ने सेट किए हुए एलिजिबिलिटी की क्या क्या रिक्वायर्ड है। मर्चेंट बैंकर एंड सारा जो इन्फॉर्मेशन है सेबी के वेबसाइट पे प्लेस किया जाता है, सो दैट पब्लिक कमेंट्स वहां पर कर सके। राइट्स इशू किए जाते हैं। इसमें एक ड्राफ्ट लेटर की रिक्वायरमेंट है जो कि 50 लाख रुपीज से अबव अगर आपका जो इशू है तो एक ड्राफ्ट लेटर के रिक्वायरमेंट, अब सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड फाइनली अप्रूव होने के बाद ये सारा प्रोसेस होता है। 30 days prior टू फाइलिंग दिस राइट्स इशू यू हैव टू गिव दिस ड्राफ्ट लेटर। एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी कहा जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट को। कोई ऑफर लेटर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट सभी को देकर पोस्ट अलॉटमेंट यू कैन जस्ट इन्फॉर्म। ठीक है, पोस्ट अलॉटमेंट यानी कि आपने सारे शेयर्स वगैरह अलॉट कर दिए, दे दिए टू द कंपनी, देन यू कैन इन्फॉर्म सेबी। ये प्रोसेस है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, जैसा हमने देखा एक ऑफर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। पब्लिक इशू अगर किया जा रहा है तो जनरल पब्लिक आपके शेयर्स लिए क्यों? आप कहीं नए स्कूल में या फिर कहीं पर जाते हैं या कॉलेज में एडमिशन वगैरह, तो यू विल गेट अ प्रोस्पेक्टस, इजंट इट। एक पूरा लिस्ट ऑफ पेपर्स आपको दिया जाता है और उसमें अच्छा कलरफुल इमेजेस के साथ बताया होता है कि व्हाट ऑल डू वी डू, व्हाई शुड यू जॉइन आवर स्कूल, इस तरीके से व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, एक प्रोस्पेक्टस आपको देना होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द थिंग। राइट्स इशू के लिए ऑफर फॉर सेल, ऑफर लेटर आपको देना होगा जो मैंने आपको बताया। तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट स्टेज में स्पेसिफाइड चेंजेस 21 डेज ऑन सेबी के वेबसाइट पे ये ड्राफ्ट ऑफर लेटर रहता है एंड देन इट इज रिमूव्ड। अब ये प्रोस्पेक्टस की जो हम बात करें, क्योंकि दो ही प्रोसेस में आपको ये चीजें चाहिए, एक तो प्रोस्पेक्टस चाहिए पब्लिक इशू में, राइट इशू में एक ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट है। तो ऑफर लेटर सेबी के वेबसाइट पे रहता है 21 डेज के लिए एंड देन पब्लिक कमेंट्स से के वजह से अगर कुछ चेंजेस करने तो करके फिर फाइनलाइज किया जाता है। अभी प्रोस्पेक्टस जो पब्लिक इश्यू में हम रिलीज कर रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक नेम है, इट इज कॉल्ड द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, आरएचपी। तो इसमें क्या होता है, सारा इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है तो उसमें क्या है, कॉलेज क्या है, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरीके से रैंक्स हमारे हैं, एकेडमिक्स कैसे हैं, जॉब्स किस तरीके से, प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, जो टीचर्स है उनका क्वालिफिकेशंस एंड क्रेडेंशियल्स क्या है, एवरीथिंग इज गिवन। व्हाट आर अदर को करिकुलर एक्टिविटीज दैट वी डू, हाउ हम समाज को किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ रहता है ना, इतना इन्फॉर्मेशन उसमें। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में यू विल सी ऑल ऑफ दीज, कंपनी की एक्टिविटीज, फाइनेंशियल्स, प्रमोटर, ऑब्जेक्टिव, यूज ऑफ मनी, रिस्क फैक्टर्स, इंडस्ट्री ओवरव्यू वगैरह सब कुछ रहता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। बट ये एक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट माना जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। वाई सो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिकॉज इसमें कोई एक इंफॉर्मेशन ही रहती है इन दोनों के अगर हम देखें, या तो नंबर ऑफ शेयर्स होता है या फिर आपका कॉस्ट या प्राइस ऑफ ईच शेयर, ये दोनों में से कोई एक ही इंफॉर्मेशन रहेगा इसमें। ठीक है, बोथ द इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी देयर, इधर द प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स विल बी देयर। अगर नंबर बता दिया है इसमें कि 100 शेयर्स वी आर इशूइंग दिस टाइम, तो प्राइस नहीं रहेगा। अगर बता दिया कि ₹100 का ईच शेयर होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं रहेगा। इस तरीके से कोई एक ही इन्फॉर्मेशन रहता है, सो इट इज कॉल्ड अ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इसके अलावा एफपीओ के लिए अगर आप ये प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं, प्राइस बैंड दे देते हैं कि इतना से इतना हो सकता है एंड एक दिन पहले एडवर्टाइजमेंट देकर हम फिर एफपीओ लॉन्च कर देते हैं। और कई बार प्राइस डायरेक्टली हम नहीं देते कि 100 रुपीज़ ये वो, हम कह देते हैं कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा ये प्राइस डिसाइड किया जाएगा। अब ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है? सिंपल है, आप सारे शेयर्स को ले जाते हैं मार्केट में एंड सभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे पूछा जाता है कि कितना कितना आप पे करना चाहेंगे, ये रेंज है या फिर कुछ आप दे देते हैं एंड दे विल से लाइक 100 to 120 के अंदर आप लोग बोली लगाइए। तो समवन से 110, 111, तो सबसे ज़्यादा जिस प्राइस पे जो है बिडिंग की गई है एंड विच एवर द कंपनी एंड उसका जो मर्चेंट बैंकर है, तो विल स्टडी अबाउट मर्चेंट बैंकर इन द नेक्स्ट सेशन। तो मर्चेंट बैंकर एक्चुअली अप्रूव्स कि हाँ इतना इतना प्राइस ये वो होना चाहिए, मैनेज करने में हेल्प करता है जो भी इश्यू है। तो मर्चेंट बैंकर कंपनी एग्री कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बिडिंग किया है तो उस प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है एंड उस प्राइस के आसपास या उस प्राइस के एग्जैक्ट जिन्होंने बिडिंग किया सबको अलॉट कर दिया जाता है।
ठीक है, तो दैट इज द थिंग। अब प्राइसिंग ऑफ द इशू कैसे किया जाता है, तो प्राइस का कोई फॉर्मूला नहीं है, सेबी ने कोई फॉर्मूला वगैरह स्पेसिफिकली नहीं दिया है, इशूअर एंड उसका मर्चेंट बैंकर दोनों डिसाइड करेंगे एंड दे विल फिक्स द प्राइस। तो फिक्स्ड प्राइस होता है या फिर प्राइस डिस्कवरी ऑन द फ्लोर ऑफ द मार्केट, तो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें वी कैन से कि मार्केट में जाकर पूछा जाता है कि भाई कितना कितना कौन क्या देना चाहता है, उसके हिसाब से विल बी डिसाइडिंग द प्राइस। तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक तो वॉलंटरी बुक बिल्डिंग, यानी कि आप चाहते हैं कि मार्केट में डिसाइड हो प्राइस, ठीक है, तो आप मार्केट में जाकर इसे डिसाइड कर सकते हैं। देन वन इज कंपलसरी बुक बिल्डिंग, जहां पर कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां सेबी विल फोर्स अ कंपनी के आपको बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही ये पर्टिकुलर इश्यू कराना है, थोड़ा सेफ साइड पे रहने के लिए। तो ये जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन एक्चुअली बिडिंग कर सकता है, तो दीज आर द इन्वेस्टर्स। तो थोड़ा आगे जाके हम सारे इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, बट नाउ देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स जिनको ये शेयर्स अलॉट होते हैं। वन इज अ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि 2 लाख से कम की जो है शेयर्स वगैरह खरीदता है। देन देर इज नेट नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि इनका बहुत हाई इन्वेस्टमेंट रहता है। देन वन इज द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जिनके बारे में मैंने बताया, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड सबसे सेफ ऑब्वियसली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है। तो कंपलसरी बुक बिल्डिंग में सेफ रहने के लिए जो अलॉटमेंट है, यानी कि आप जब फाइनली शेयर्स को अलॉट करोगे तो 75% विल बी अलॉटेड टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 15% का है, 15, 75, 90 एंड 10% बाकी कंपलसरी बुक बिल्डिंग। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर अगर हम वॉलंटरी में देखें, बहुत ज़्यादा सेफ साइड पर रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद ही ये कर रहे हैं। तो 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, 30 हमारा 15% ये जो एनआईआई का है, दोनों में सेम रहेगा एंड बाकी 35% रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का अलॉटमेंट है, ठीक है। यानी कि अगर 100 शेयर्स हैं तो अगर वॉलंटरी बुक बिल्डिंग है तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को 35 शेयर्स अलॉट होंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल को 15 एंड 50 शेयर्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को अलॉट होंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, ये वाला टेबल, बिकॉज इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम अगेन एंड अगेन, राइट। नाउ मूविंग टू एलिजिबिलिटी नॉर्म्स में ये जो इन्वेस्टर्स के टाइप्स है, 2 लाख से कम या 2 लाख तक की बिडिंग जो करते हैं, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हम पढ़ चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, एंकर इन्वेस्टर जो एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू कर रहा है, तो दैट इज एन एंकर इन्वेस्टर। ग्रीन शो ऑप्शन, जहां पर हमें ये पता चलता है कि अगर आप ये सोच कर गए कि 1000 शेयर्स में मार्केट में सेल करूंगा एज अ कंपनी एंड जो मर्चेंट बैंकर है, तो बट आप मार्केट में गए तो ये सौ कि 1500 का जो है एटलीस्ट आपको सेल करना पड़ेगा। तो इफ़ यू हैव अ ग्रीन शो ऑप्शन, पहले ही ये ऑप्शन लेकर रखते हैं कई लोग, कई कंपनीज, ताकि वो ऑन द फ्लोर ऑफ द मार्केट 500 और शेयर्स को इशू कर पाए, ठीक है। ऑन द फ्लोर ऑफ द मार्केट यू गेट द चांस ऑफ इशूइंग एक्सेस शेयर्स, ठीक है। वहां मार्केट पे जाके पता चलो अच्छा और एक्सेस शेयर्स भी इशू कर देते, तो उसका पूरा बंदोबस्त रहता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन शो ऑप्शन। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, ये स्टेटमेंट देके कि ये ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, ग्रीन शर्ट, ग्रीन पैंट, ग्रीन शू, ऐसे करके ग्रीन जैकेट ऑप्शन, तो इट इज ग्रीन शू ऑप्शन, प्लीज रिमेंबर, एग्जाम में आया हुआ है। देन सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, जो कि एक्चुअली ASBA के फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, यानी कि जो भी आप ये शेयर्स सेल कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, लेट्स से योर कंपनी या फिर एक इंडिविजुअल ए, आपने शेयर बाय करना है, तो एक कंपनी एक्स है एंड यहाँ से शेयर बाय करना है, तो आपने सारा पैसा जो है सेंड कर दिया, तो गया, लेट्स से 2 डेज में पहुंचा, फिर अलॉटमेंट का प्रोसेस हुआ, आपको शेयर्स अलॉट होने थे बट वो अलॉट नहीं हुए ड्यू टू सम रीजन, तो जो पैसा गया वो रिटर्न होगा, तो 2 मोर डेज, ठीक है। तो इस तरीके से 4 डेज आपके चले गए। तो इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट हैपेंस इज, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें ये मनी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट, ये अमाउंट जो भी 100 रुपीज लेट से वो ब्लॉक हो जाता है, और अगर आपको अलॉटमेंट हुआ शेयर्स का तो ये मनी फिर ट्रांसफर होता है 2 डेज में, अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो अनब्लॉक होकर इमीडिएटली अकाउंट में आ जाता है। तो ये 4 डेज का जो गैप है वो सेव हो रहा है, मिनिमम 2 डेज आपको लग रहा है,
ठीक है, मैक्सिमम 2 डेज लग रहा है, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम 2 डेज लग रहा है। अगर अलॉट हुआ नहीं हुआ तो डायरेक्टली अनब्लॉक होकर आपके अकाउंट में आ जाता है, उतना टाइम पीरियड के लिए जब तक अलॉटमेंट चल रहा है वो ब्लॉक्ड रहता है। तो इस तरीके से इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने वाले बैंक्स को सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स कहते हैं, एएसबीआई के फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करते हैं। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है आईपीओ इशू करने के लिए? आपको 3 इयर्स प्रीसीडिंग 3 इयर्स में आपका जो फाइनेंशियल से वो देखा जाता है, एटलीस्ट 3 करोड़ के टैंजिबल एसेट्स आपके पास होने चाहिए, 50% मॉनेटरी एसेट्स होने चाहिए, एंड ऑफर फॉर सेल के थ्रू अगर आप करा रहे हैं, यानी कि आप राइट्स इशू कर रहे हैं, तो देन दिस थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 15 करोड़ तक होना चाहिए, नेटवर्थ 1 करोड़ तक होना चाहिए, एंड अगर ये चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही हैं तो आपको बुक बिल्डिंग के थ्रू ही अपने शेयर्स के प्राइसेस को डिसाइड करना होगा। तो वहाँ पर 75% आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को अलॉट कर रहे हैं, जैसा हमने देखा था ना बुक बिल्डिंग में, सेफ साइड कंपलसरी बुक बिल्डिंग में 75% अलॉटमेंट टू QIB। Now this is one question, please try to answer. Which among the following statement is correct with respect to red herring prospectus? It is a prospectus which has all the details with respect to an issue of a company. ठीक है, in case of book building process, the price of the issued securities is mentioned. ठीक है, तो obviously सारे डिटेल्स तो नहीं होते, इनकम्प्लीट डिटेल्स होते हैं, यानी कि इसमें या तो नंबर ऑफ शेयर्स या तो कॉस्ट ऑफ ईच शेयर, ये दोनों में से कोई एक डिटेल होता है। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस में प्राइस ऑफ द इशूड सिक्योरिटीज मेंशन कैसे होगा? बुक बिल्डिंग प्रोसेस इसलिए कि हम ऑन द फ्लोर ऑफ द मार्केट डिसाइड करें प्राइस क्या होगा, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है यहाँ पे, तो नीदर वन नॉट टू, डी वुड बी द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना? सारे डिटेल्स नहीं, इनकम्प्लीट डिटेल्स होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, एंड बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू अब प्राइस डिसाइड कर रहे तो पहले ही मेंशन कैसे करेंगे? ओके अब क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है सेकेंडरी मार्केट में? इक्विटी रिलेटेड अगर हम देखें, ऑब्वियसली सारा इक्विटी रिलेटेड ही है चैप्टर, तो इक्विटी शेयर्स होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं, देन वी हैव प्रेफर्ड स्टॉक या प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इसमें फिर 3 टाइप से, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल एंड पार्टिसिपेटिंग। बहुत सिंपल है, नॉर्मल शेयर्स को इक्विटी शेयर कहते हैं। क्या फीचर है? शेयर खरीदा लेट्स से 100 रुपीज़ का, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपको फिर जब आप इस पर थोड़ा डिविडेंड मिल गया कि 10 रुपीज़ डिविडेंड इसका प्राइस इंक्रीज हो गया टू 110, अब आपने सेल किया तो 110 पे किसी को सेल कर सकते हो, तो 10 रुपीज़ इज द प्रॉफिट दैट यू आर गेटिंग बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट हुआ। अगर कंपनी का लॉस होगा तो आपका जो शेयर का प्राइस है वो 80 हो गया, तो आपने 20 रुपीज़ लूज कर दिया, किसी को सेल करोगे तो 80, आपके 20 रुपीज़ लॉस में चला गया। तो ये इक्विटी शेयर है कि पता नहीं प्रॉफिट होगा नहीं होगा। बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाते हैं, इक्विटी ही होते हैं बट फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाते हैं, खुशी खुशी में, क्या बहुत सारा हमारा प्रॉफिट हो गया तो खुशी खुशी में हम इशू करते हैं, कंपनीज इशू करते हैं अपने जाने पहचाने आसपास के लोगों को। प्रेफर्ड स्टॉक या प्रेफर्ड शेयर्स वो होते हैं जिसपे कंपलसरी बेनिफिट मिलता है, इवन तो कंपनी लॉस पे हो, डजेंट मैटर, 100 से नीचे इसका प्राइस नहीं जाएगा, 100 या फिर उसके ऊपर ही रहेगा, एंड इस पे हर महीने महीने पे भी हम इतना इतना देंगे, ऐसा ऐसा करके भी प्रॉमिस किया जाता है। एंड जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है, यानी कंपनी बंद हो रही है, तो प्रेफरेंस मिलता है, शेयर्स को प्रेफरेंस बाद में मिलता है। पहले बॉन्ड्स पे जिन्होंने जो है कंपनी लिक्विडेट हो रहे तो पूरा प्रोसेस होता है, जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे उनको पहले पैसे लौटाए जाते हैं, फिर शेयर्स जिन्होंने खरीदे उनको पैसे लौटाए जाते हैं, फिर जो कंपनी को ओनर्स उनको मिलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो अब प्रेफरेंस शेयर है तो आपका बॉन्ड्स के इक्विवेलेंट थोड़ा हो जाता है, तो यू गेट प्रेफरेंस, लिक्विडेशन के टाइम पे ज़्यादा प्रेफरेंस होता है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, इस तरीके से ईच मंथ पे आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड जो है प्रोवाइड किया जाता है, 100 पक्का पक्का प्रोवाइड किया जाता है। लेट्स से फर्स्ट मंथ में नहीं दिया तो सेकंड मंथ में ये एडअप होके कितना हो जाएगा, सेकंड मंथ का 100 एंड फर्स्ट मंथ का 100, तो 200 हो गया। दिस इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब ये तो बड़ा दिक्कत है, फोर्थ मंथ तक ये 400 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा, तो वी हैव कम अप विद अनदर टाइप ऑफ शेयर जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इसमें क्या होता है, अगर ऐसा बिल्डअप हो जा रहा है तो उसे कन्वर्ट कर दो इनटू नॉर्मल इक्विटी शेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है। पार्टिसिपेटिंग इज, अगर ये इसी टाइप का शेयर होता है बट इसमें एक्स्ट्रा आपको बोनस मिलता रहता है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता रहता है, बिकॉज कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का थोड़ा पार्ट कंपनी शेयर होल्डर्स को दे देती है। ठीक है, कंपनी को 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो ईच शेयर होल्डर का शेयर का प्राइस लेट से 10 रुपीज़ बढ़ा दिया तो 120 हो गया ऐसा।
ठीक है, तो दैट इज द थिंग, आई होप दैट इज क्लियर। अदर इंस्ट्रूमेंट्स क्या, सिक्योरिटी रिसीट्स जिनके बारे में हमने पढ़ा, ये शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, राइट। अब बॉन्ड्स में वी हैव सीन की पार वैल्यू, देन बॉन्ड प्राइस, कूपन रेट और इसका मेच्योरिटी टाइम पीरियड, कुछ ऐसे इस तरीके से होता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज़्यादा बॉन्ड्स, तो इसमें सॉवरन यानी क्रेडिट रिस्क नहीं होता बिल्कुल भी, गवर्नमेंट तो आपका पैसा लौटाएगी लौटाएगी, सॉवरन यानी कि गवर्नमेंट का है ये, और ये आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। इस पे फिक्स्ड कूपन होता है, यानी कि आपको इंटरेस्ट जो है फिक्स टाइम पीरियड के बाद पक्का पक्का मिलेगा, 1 से लेके 40 ईयर्स का टाइम पीरियड है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का आगे भी डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड्स का एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। एंड यहाँ ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह का सिक्योरिटी रिसीट है। रिसीट है यानी कि एक पेपर पे लिखा हुआ है कि भाई इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, एंड इट इज सिक्योर। एंड देन डिबेंचर से ज़्यादा काइंड ऑफ बॉन्ड जैसा ही होता है, बट डिबेंचर पे क्या होता है कि जो भी ये डिबेंचर इशू किया गया है, इशू करने पे इस डिबेंचर का इशू करने का थोड़ा टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी। इसके साथ ये सिक्योर होता है, यानी कि अगर बॉन्ड पे पैसा वापस नहीं दे पाए तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये सिक्योर होता है। इस पे कोई गोल्ड या फिर कुछ और इन्वेस्टमेंट वगैरह किया होता है, वहां से पैसा निकाल के पक्का मिलेगा आपको। तो ये दो डिफरेंसेस है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में। ऑल्सो डिबेंचर स्पेसिफिक पर्पसेस लाइक दे आर यूज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब बाकी अगर हम देखें बॉन्ड्स, ये हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स अगर हम देखें, कूपन बॉन्ड जिसपे आपका ये कूपन बॉन्ड है, सिंपल ऐसा दिखता है, देखिए 90-10% कूपन बॉन्ड, जहाँ पे आपको पीरियोडिक टाइम पीरियड में पैसा मिल रहा है। अब ये दूसरा जो है ये जीरो कूपन बॉन्ड है, यानी कि कोई इंटरेस्ट आपको बीच बीच में नहीं मिल रहा है। यू विल गेट द डिफरेंस 20 रुपीज ऑन मेच्योरिटी, 100 रुपये आपने 80 में खरीदा, 100 आपको मिल जाएगा। कन्वर्टेबल बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड को हम इक्विटी में यानी कि शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार कंपनी को दिक्कत होता है बॉन्ड्स पे पैसा देना, तो उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड सेबी के रूल्स यहाँ पे आपको फॉलो करने होंगे। डेट सिक्योरिटी 1 ईयर या उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड का होना चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर अगर आप लेकर जा रहे हो। तो सेबी के कोई खास कंडीशंस नहीं है, बट क्रेडिट रेटिंग वगैरह आपको देख लेना है। फाइनली स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, इंडिया में वी हैव दीज डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज, एंड द अर्लीस्ट स्टॉक एक्सचेंज इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875 से ही है। इट इज एक्चुअली वन ऑफ द अर्लीस्ट इन एंटायर एशिया, ठीक है, ओल्डेस्ट। तो ये फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज बना जिसको परमानेंट रिकॉग्निशन सेबी ने दिया। परमानेंट रिकॉग्निशन इसके, हाँ, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड, इसका एक परमानेंट रिकॉग्निशन का टैग मिलता है। तो वो सेबी ने सबसे पहले बीएसई को दिया, ऑब्वियसली सबसे पहले एस्टैब्लिश था। देन एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 92 में आया। तो ये थोड़ा जो सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी है, वो भी पूछ लिया था, बीएसई फर्स्ट देन एनएससी। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज आया 1908 में, लेकिन ये अभी इनएक्टिव है, इनऑपरेटिव है। देन मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा गया था, 2013 में लाया गया था, 92 2013। देन इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया आईएनएक्स, तो जो आईएफएससी है गिफ्ट सिटी गुजरात में, वहाँ पर ये इंडिया आईएनएक्स, तो आईएफएससी खुद ही 2019 के बाद आया है, तो ये मच लेटर इसको एस्टैब्लिश किया गया है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1990 में एस्टैब्लिश किया गया है। तो देख सकते हैं पहले बीएससी, देन ओसीटीईआई, OTCEI, एंड देन केम एनएससी, इसके बाद मेट्रोपॉलिटन, देन इंडिया आईएनएक्स जो गिफ्ट सिटी के अंदर है। ओके, तो बेसिकली एनएससी बीएससी आर द टू जो अभी फुल फ्लेज्ड जो है फंक्शनिंग है। कैलकाटा बिल्कुल इनएक्टिव है, बाकी सब है ऐसे एक्टिव, ठीक है। इंडिया आईएनएक्स इनसाइड द आईएफएससी इट इज देयर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जो भी ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसके बारे में तो हमने पढ़ा, ये स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल है, जिसको शेयर्स खरीदने, जिसको शेयर सेल करने, इनको कनेक्ट करने का, कंपनीज के शेयर्स को इशू करने में हेल्प करने का, एंड उसको जो है लिस्टिंग में रखना, ये सारी चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज के काम है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो भी शेयर्स आप बाय कर रहे हैं वो क्या आपके घर पे एक कागज के फॉर्म में आ जाता है? नहीं, डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्मेट में आपके डीमैट अकाउंट में आपको देखने को मिलता है, इजंट इट? ये डीमैट अकाउंट कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरीज। तो डिपॉजिटरीज एक्ट 96 के तहत लीगल बेसिस इनको मिला हुआ है, एंड डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म में ये सारे जो है यूज रखने का काम डिपॉजिटरीज का है। ये फंजिबल यानी कि एक से दूसरा अगर एक्सचेंज करना चाहता है तो क्विकली किया जा सकता है, तो दैट इज वाई डीमैट फॉर्मेट में ये होता है। एंड स्टैम्प ड्यूटी से एग्जेम्प्ट है दैट, एंड ये जो बिकॉज ये पेपर के फॉर्म में आ तो नहीं रहा है, पेपर पे ही स्टैम्प ड्यूटी लगता है, तो पेपर के फॉर्म में नहीं आ रहा है डीमेटीरियलाइज्ड, तो स्टैम्प ड्यूटी इस पे लगता नहीं है।
डिपॉजिटरी के बेनिफिट्स क्या है इस तरीके से डीमैट जो है शेयर्स को रखने का? कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाता है, इशू एंड ट्रांसफर का, स्कोप ऑफ थेफ्ट फॉर्जरी डैमेज ये भी रिड्यूस हो जाता है, ये एंटाइटलमेंट प्रोवाइड होता है एंड इजीली आप सेटलमेंट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, क्विक मूवमेंट ऑफ शेयर्स होता है एंड ट्रेड इमीडिएटली अलॉटमेंट के बाद आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर है और जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है एज ए डिपॉजिटरी सेबी एक्ट के तहत, ये जो डिपॉजिटरी है दैट विल बी देयर। जो भी सेबी के बाय लॉज है उसको फॉलो करना है, सेबी से सर्टिफिकेट लेना है, पार्टिसिपेंट्स डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑन देयर ओन बिहाफ जो है उनको प्रोवाइड करना है। सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं? थ्रू एजेंट ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। डिपॉजिटरी अगर आपका शेयर खो गया, कहीं पे कुछ हो गया, उसके डिटेल्स नहीं मिल रहे, तो दे विल इंडेमनीफाई, यानी कि आपको फिर उसका पैसा लौटा के देंगे या फिर शेयर खरीद के देंगे। सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट में रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है ये सब दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के, ये सब डिपॉजिटरी को मेंटेन करना है। अब फंक्शनल डिपॉजिटरीज इंडिया में दो हैं, एक तो एनएससी का डिपॉजिटरी है अलॉन्ग विद अदर्स एंड दूसरा बीएससी का है। ठीक है, एनएससी का ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल है, 1996 में इसे लाया गया था एंड आईडीबीआई यूटीआई एनएससी इनके द्वारा इसे प्रमोट किया जा रहा है। 16 डिजिट अकाउंट नंबर है इसका, जिसमें से फर्स्ट 2 डिजिट्स आईएन है, देन 14 डिजिट नंबर है। तो आइडेंटिफिकेशन इजी है, इजंट इट? आईएन सामने रहेगा तो दैट विल बी अ डिपॉजिटरी अकाउंट मेंटेन्ड बाय एनएसडीएल। ठीक है, अब CDSL इज द वन जो कि BSE एंड अदर बैंक्स ने मिलकर बनाया है, जिसमें 16 डिजिट का अकाउंट, आपका खुद का भी बैंक अकाउंट नंबर होता है ना, वैसे डीमैट अकाउंट का एक अकाउंट नंबर होता है जो कि 16 डिजिट्स का है। एंड NSE में अगर हम देखें तो फर्स्ट 2 डिजिट्स IN होता है, बाकी 14 डिजिट्स का अकाउंट नंबर है। क्लियर है ना ये चीज? दैट इज द चैप्टर ऑन कैपिटल इश्यूज। अब हम ये क्वेश्चन एक बार करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ BSE? ऑब्वियसली सारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस उनका रेगुलेटर कौन है? सेबी। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। जून 2024 का क्वेश्चन है। नाउ टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो हमने ऑलरेडी थोड़ा डिस्कशन कर लिया है, दिस वी आर कमिंग इनटू चैप्टर 32 कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर दोस्त जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, शॉर्ट टर्म के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम क्या कहते हैं? याद है? लॉन्ग टर्म के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही कहते हैं। याद आया? दे आर कॉल्ड द ट्रेजरी बिल। याद है ना? कौन कौन से टेनोर के हैं? 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। वी नो दिस इजंट इट? कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के? बैंक्स जो कि लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन सेंट्रल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविडेंट फंड, ट्रस्ट, ऑल इन डिटेल वी कैन से कि सारे ही जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ नेपाल राष्ट्र बैंक एंड ऑल्सो रशियन बैंक जो है वो भी सेंट्रल बैंक जो है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। एंड नॉन रेजिडेंट्स एज पर आरबीआई गवर्नमेंट का अप्रूवल के हिसाब से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, मनी का लेन देन सब कुछ चल रहा है, तो उसके लिए 2 अकाउंट्स आपके खुलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट बैंक के साथ एंड बॉन्ड लेजर अकाउंट आरबीआई के साथ। ठीक है, जिसमें स्टॉक सर्टिफिकेट आपका जो स्टोर्ड रहता है एंड ये एट पार वैल्यू जो है इशू किया जाता है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ है तो यू में बाय दिस एट 100, कई बार 99 ऐसा। ठीक है, एंड पार वैल्यू पे मोस्टली 100 पे ये इशू किया जाता है। एंड डेटेड सिक्योरिटीज, इनको जो इन पर एक कूपन रेट भी होता है, यानी कि इंटरेस्ट भी आपको प्रोवाइड होता है। एंड ये कूपन, प्लीज रिमेंबर दिस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वेदर सेंट्रल या स्टेट, ये एवरी 6 मंथ्स में आपको इसका कूपन का अमाउंट जो है मिलता है। एंड इसको डेजिग्नेट किया जाता है कुछ इस तरीके से कि इस पे कूपन कितना है, सबसे पहले वो लिखेंगे। ठीक है, कूपन इंटरेस्ट रेट कितना है, दैट विल बी रिटन, देन GOI कैपिटल्स में लिखा जाएगा एंड देन मैच्योरिटी ईयर लिखा जाता है। लेट्स से 2024 में इशू किया गया है एंड इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड 10 ईयर्स का है। 2034 इज द मैच्योरिटी ईयर ऑफ दिस। ठीक है, तो 2034 लिखेंगे यहाँ पर। कूपन रेट कितना है? 10%। इज दैट क्लियर? ऐसे ही ये बॉन्ड से हमें पता चल रहा है कि एक बॉन्ड है, इस पे कूपन रेट 7.99% इंटरेस्ट मिल रहा है। जब भी इशू किया है, इसका मैच्योरिटी ईयर 2027 है। ओके, विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस? इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कैन यू ट्राई? ये एक बॉन्ड है, 100 रुपीज़ का है, इस पर है 99 पे खरीदा लेट से, या फिर 100 पे, इस पे 8.25% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इशूड इन 2025 फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं, ये जो
बॉन्ड है, इसका डेजिग्नेशन कैसे होगा, सबसे पहले कूपन रेट 8.25 अलॉन्ग विद द परसेंटेज, देन गो फॉर GOI एंड मेच्योरिटी ईयर लिखना है, क्या ईयर आएगा, 25 में इश्यूड 6 ईयर्स के लिए तो 2031, दिस इज द डेजिग्नेशन फॉर दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, याद रहेगा ना। अब बॉन्ड के से रिलेटेड और भी चीजें, ये इन्हें लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, यानी कि इजीली बाय एंड सेल किया जा सकता है। RBI के द्वारा ऑक्शन के थ्रू इसे इशू किया जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर, इंडिविजुअल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट लिमिटेड वे में, 5% जो है इशू अलॉट होता है इंडिविजुअल्स के, हमने पहले ही पढ़ रखा है। आई होप आई डोंट नीड टू टेल इट अगेन। यहाँ पर 10,000 रुपीज मिनिमम है, कोई भी बॉन्ड का प्राइस इतना मिनिमम रहेगा, 2 करोड़ रुपए के फेस वैल्यू तक इसे इशू किया जाता है। 10,000 उसके मल्टीपल्स में ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। 1 to 40 ईयर्स का टाइम पीरियड है। जो 40-35 ईयर्स के बॉन्ड्स खरीदता कौन होगा सर, ये डाउट आपके दिमाग में होगा ना। IIBF क्लैरिफाई कर रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज खरीदते हैं, वो उनको लॉन्ग टर्म का चाहिए, बिकॉज इंश्योरेंस भी वो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का इशू करते हैं, तो उसके हिसाब से वो बॉन्ड्स खरीदते हैं कि उसका जो पेमेंट बैक आएगा तो उससे इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी इंश्योरेंस अमाउंट है वो क्लेम अमाउंट पे कर सके। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स ऑक्शन, यहाँ पर ऑक्शन के थ्रू RBI इशू करता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन आई टोल्ड यू इज द लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हाफ ईयरली बेसिस पे इस पे भी कूपन मिलता है, ठीक है। तो इस पे भी जो कूपन अमाउंट है, लेट्स से 10% इंटरेस्ट है, तो वो एवरी 6 मंथ्स में पे किया जाएगा टू द पर्सन हु इज होल्डिंग दिस। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि SDL पे कूपन का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 6 मंथ्स हाफ ईयरली बेसिस पे ये है। ट्रेडिंग किया जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग NDS-OM प्लेटफॉर्म पे। इस पे क्या क्या, ये पॉइंट पे भी क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स वगैरह को ट्रेड किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है उनके लिए ही ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है। वी कैन से एक वेबसाइट जैसा है। तो NDS-OM जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ऑर्डर को मैच करके नेगोशिएट करते हुए ये जो बॉन्ड्स वगैरह सेल किए जाते हैं। तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए है क्या, नहीं, ओनली फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन। सेटलमेंट CCL के द्वारा, टाइमिंग इसका 9 AM to 5 PM मंडे टू फ्राइडे इशू किया जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन इशू ट्रांजैक्शंस, यानी कि लेट्स से 10th Jan को गवर्नमेंट RBI कुछ शेयर्स बॉन्ड्स को इशू करना चाहता है, लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स है, तो 1st Jan को RBI ने इन्फॉर्म कर दिया मार्केट को कि वी आर इशूइंग द बॉन्ड्स एट 10th Jan, यू कैन स्टार्ट रजिस्टरिंग एंड पेइंग द मनी फॉर दैट। तो ये व्हेन इशूड हो गया, यानी कि अभी इशू नहीं किया बट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इट, तो व्हेन इशूड। अब इसमें क्या सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज ये उतना सेफ नहीं है, सेफ तो है बट 10 Jan को अगर इशू नहीं कर पाया, फिर कुछ आगे पीछे चीजें हो गई तो कई लोग का कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर कुछ लोग इनको मैनिपुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। 10 Jan को जब इशू कर रहे हैं तो बॉन्ड प्राइस ऊपर नीचे हो गया, ऐसा चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। तो ओनली सेफ एंटिटीज को कंप्लीटली इसमें जैसे चाहे वैसे, जैसे मर्जी वैसे इन्वेस्ट करने दिया जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, NRIs एंड ओवरसीज कार्ड होल्डर्स ऑफ इंडिया, इनको लॉन्ग पोजीशंस, यानी कि आपने अभी खरीदा एंड इन फ्यूचर यू हैव टू सेल इट, दैट इज लॉन्ग पोजीशन। एवरी डे के बेसिस बाय सेल करने पे प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाते, मार्केट अनस्टेबल हो जाता है, तो वो करने नहीं दिया जाता। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स जो है शॉर्ट पोजीशन, यानी कि बाय द एंड ऑफ द डे बाय सेल करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिकॉज उन पे भरोसा इन पे नहीं है, तो इनको लॉन्ग पोजीशन लेने का ही जो है राइट दिया जाता है यहाँ पर। तो दिस वाज 7th टॉपिक हियर इज बॉन्ड वैल्यूएशन एंड थ्योरम्स, ठीक है। बॉन्ड से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मैं पहले बता चुका हूँ, बट इफ वी सी फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहा जाता है, यहाँ पे $1000 लेट से यहाँ पर है। मेच्योरिटी इज द टाइम पीरियड, 2025 में इशूड 6 ईयर्स के लिए है, तो मेच्योरिटी इज बाय 2030, ये 6 ईयर्स है 2031, ठीक है। तो ऐसा कूपन रेट यहाँ पे कितना आपको दिख रहा होगा, ये 9% कूपन रेट है इस पे, यानी कि 9% इंटरेस्ट मिलेगा। आप इसे कूपन रेट क्यों कहते हैं, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कुछ कूपन दिए हुए हैं, आप एक कूपन फाड़ के देंगे तो आपको 9% जो भी पीरियोडिक इंटरेस्ट है, 1000 के ऊपर 9% इज $45 दैट यू विल बी गेटिंग। बॉन्ड प्राइस ये 1000 का है, बट यू मस्ट हैव बॉट इट $900 ये पर्टिकुलर बॉन्ड को, तो ऐसा दैट इज द बॉन्ड प्राइस की प्राइस एक्चुअली डिफरेंट होता है। अब ये जो बॉन्ड प्राइस है ये इंटरेस्ट रेट पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, इससे रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा चीजें बॉन्ड थ्योरम्स में आते हैं। तो देयर आर 4 बॉन्ड थ्योरम्स। पहला क्या है, अगर ये बॉन्ड है, देयर आर 2 बॉन्ड्स, लेट मी टेल यू। ए है जिसमें 100 रुपीज और 90 रुपीज में अपने से खरीदा एंड ये 10% इंटरेस्ट दे रहा है। अब सेकेंड बॉन्ड बी है, यू हैव टू टेल मी कि आप कौन सा खरीदना चाहेंगे, 100, 90, बट ये 20% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है।
यू कैन बाय दिस एट 90, दिस एट 90। कौन सा बॉन्ड खरीदेंगे आप? ऑब्वियसली सर बी ही खरीदेंगे, पागल है क्या, ए क्यों खरीदेंगे हम, बी ही खरीदेंगे। तो ऑब्वियसली व्हेन द इंटरेस्ट रेट, मार्केट में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो ऐसे केस में लोग जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है उसको ही खरीदेंगे। बट मुझे बॉन्ड ए को भी सेल करना है, तो हाउ विल आई डू दैट, आई विल रिड्यूस द बॉन्ड प्राइस, इजंट इट। इसको मैंने 50 कर दिया। अब पहले आपको 10 रुपीज का डिफरेंस था, अब 50 रुपीज का डिफरेंस आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे तो 10 रुपीज ही डिफरेंस है। तो ऐसे केस में पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू दिस बॉन्ड ऑल्सो। तो एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस द बॉन्ड प्राइस, सो द बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस के बीच का रिलेशन है। ऐसे ही रिलेशन मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके साथ बॉन्ड प्राइस का होता है। तो फर्स्ट वन इज बॉन्ड प्राइस जो है एंड इंटरेस्ट रेट आर इनवर्सली रिलेटेड। अब प्राइसेस चेंज जब होते हैं तो डाउनवर्ड इंक्रीज करना है तो कोई उतना ज़्यादा खुश नहीं होगा, बट अगर डिक्रीज करना है, सॉरी, अब अगर इंक्रीज करना है तो पीपल, कस्टमर्स खुश नहीं होंगे, बट द पर्सन हु इज इशूइंग देम वो तो खुश होगा, तो वो जितना चाहे इंक्रीज कर देगा, बिकॉज उसे उस बॉन्ड पे एक्स्ट्रा 120, 130, 140 ऐसे 100 रुपीज़ के बॉन्ड पे वो प्राइसेस लगा देगा। तो इंक्रीज इज ग्रेटर दैन द डिक्रीज, डिक्रीज करना है तो दे वोंट बी हैप्पी, तो ऐसा, ठीक है, ऑब्वियस है ये। अब जो भी दो बॉन्ड्स है, लेट्स से एक 10 ईयर्स का है, एक 20 ईयर्स का है, तो अब 10 साल का बच्चा 20 साल के पर्सन में क्या डिफरेंस है, एक्सपीरियंस। ऐसे ही 20 ईयर्स का जो बॉन्ड है ये ज़्यादा धक्के खाएगा मार्केट में, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि इसका जो बॉन्ड प्राइस है लेट्स से 90 था, बट इसे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ा बिकॉज ये मार्केट में ज़्यादा टाइम के लिए है। तो लॉन्गर द टर्म मोर इज द सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मतलब बॉन्ड प्राइस को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। अब लास्टली टू बॉन्ड्स का मेच्योरिटी सेम है, ये भी 10 ईयर्स, ये भी 10 ईयर्स, बट इसका इंटरेस्ट रेट 10% है, इसका 5% है, तो 5% वाला ज़्यादा कोई खरीदना नहीं चाहेगा, तो इसका बॉन्ड प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा धक्के वो खाएगा जिसका ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, इजंट इट। तो दिस हैपेंस इन लाइफ ऑल्सो, यू हैव एनी गुड क्वालिटीज तो पीपल आर अट्रैक्टेड टू यू क्विकली, जो है आपको चीज़ों में एक्सेप्ट करेंगे, बट व्हेन दैट इज़ नॉट देयर इनहेरेंटली, टैलेंट थोड़ा कम है तो यू हैव टू स्ट्रगल। तो ऐसा ही ये 5% वाला ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा चेंजेस आएंगे इसके बॉन्ड प्राइस में। क्लियर, ये 4 थीरम्स आई होप प्रैक्टिकली आपको समझ में आया, इस पर भी क्वेश्चंस आए हैं, यू शुड रिमेंबर। अब नेक्स्ट इज द प्राइमरी डीलर्स। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आरबीआई ने जब बॉन्ड्स रिलीज किए तो जो बाय करने डायरेक्टली जाते हैं, देयर प्राइमरी डीलर्स, आरबीआई बाइस दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्टली आरबीआई से खरीद रहे हैं। 1995 से इंट्रोड्यूस्ड है ये। और ये प्राइमरी डीलर्स कौन बन सकता है, आप में भी बन सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे एंटिटीज जिनका मिनिमम टर्नओवर रेशियो है, कुछ रेशियो फिक्स किया जाता है। बिडिंग रेशियो है, एक पर्टिकुलर मार्केट में जाकर अगर वो बिड कर रहे हैं कि भाई मुझे इतना शेयर चाहिए, ये चाहिए, उसका भी एक लेवल है, वो फिक्स किया जाता है, उसके ऊपर है तो दे कैन बिकम प्राइमरी डीलर्स। अंडर राइटिंग रेशियो यानी कि उनका जो बॉन्ड्स एंड शेयर्स है उसको मार्केट में लोगों ने एसेस किया है कि भाई इस पे प्रॉफिट कितना होगा, इस पे मुझे कितना जो है फ्यूचर में प्रॉफिट मिल सकता है, तो अंडर राइटिंग रेशियो। एंड सेकेंडरी मार्केट का पार्टिसिपेशन, यानी कि जो प्राइमरी डीलर है वो आरबीआई से बॉन्ड्स वगैरह लेकर आगे सेकेंडरी मार्केट में लोगों को सेल कर रहा है कि नहीं, तभी तो फायदा है, खुद ही रख लेगा तो फिर क्या ही फायदा। तो ये चीज़ों को देखा जाता है एंड देन द डेजिग्नेशन इज डन कि हाँ ये प्राइमरी डीलर बनने लायक है, यानी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। देन एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके बारे में मैंने आपको बताया, सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर इंडिया में जो सेटअप हैं, इनकॉर्पोरेटेड बाय एंटिटीज जो अब्रॉड में, वो भी एक्चुअली एलिजिबल हैं। कंपनी जो कंपनीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश्ड है। एनबीएफसी जो एटलीस्ट 1 ईयर पुराना हो, एकदम नया नया एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को हम नहीं दे सकते, 1 ईयर एटलीस्ट पुराना होना चाहिए, उसको प्राइमरी डीलर बनाया जा सकता है। द फाइनल डिसीजन इज ऑफ आरबीआई। उसका रोल पार्टिसिपेशन एंड 2 टाइप के प्राइमरी डीलर्स होते हैं, जो बैंक प्राइमरी डीलर्स एंड स्टैंड अलोन, यानी कि यहाँ पे कंपनीज भी बन सकते हैं ना, उन्हें स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर कहा जाता है, अदर देन बैंक, और अदर्स आर बैंक प्राइमरी डीलर्स, ठीक है। तो ये है प्राइमरी डीलर्स रिलेटेड ना। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इस पे बार बार क्वेश्चन आता है। पर्पस क्या है, पहले क्या होता था दोस्तों, जो भी आरबीआई शेयर्स बॉन्ड्स, मेनली बॉन्ड्स वो लॉन्च कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल्स, आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स बाय नहीं कर सकते थे। बट नाउ द केस इज आफ्टर 2021 एंड दिस स्कीम इवन रिटेल इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी कैन बाय, ठीक है। तो दैट इज द थिंग व्हाट दे कैन बाय। इस स्कीम के तहत किसका एक्सेस मिला है,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह का एक्सेस मिला है। नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पे भी आप बाई कर सकते हैं जब प्राइस फिक्स होकर आता है। क्लियर है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इंक्लूडेड नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम का पार्ट क्या क्या है, तो ये सब लिस्ट में दिया होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहीं पे होगा, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इंक्लूडेड नहीं है। रिमेनिंग ऑल ऑफ दीज कैन बी बॉट एज पार्ट ऑफ द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। आई एम टेलिंग यू, ये 2 चैप्टर्स जो हमने किए हैं, ये वीडियो के थ्रू आपके बहुत सारे मार्क्स जो है यहाँ पर आप गेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए या फिर ये पीपीटी का पीडीएफ ले लीजिए एंड रिवाइज इट वेल। अब इसके लिए आपका आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खुलता है। इस अकाउंट एंड सारे जो ट्रांजैक्शन है एनडीएस ओएम के थ्रू आप कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके पास एक बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, ओरिजिनल वैलिड आइडेंटिटी कार्ड एंड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मोस्टली जो इंडिया का हो। एनआरआईज भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंगल या जॉइंट अकाउंट विथ मैक्सिमम 2 नॉमिनीज आप खोलकर इस पर्टिकुलर जो स्कीम के थ्रू आरबीआई के द्वारा इशूड ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपना जो है बिडिंग कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है? प्राइमरी मार्केट की बात करें, डायरेक्टली आप आरबीआई से खरीद रहे हैं तो ऐसे केस में यू विल बाय एक बिड पर सिक्योरिटी, 1 बिडिंग करेंगे, आप पेमेंट करेंगे, अलॉट करेंगे, आरडीजी अकाउंट में वो आ जाएगा। अब सेकेंडरी मार्केट में है तो आपको सीसीआईएल को अप्रोच करना होगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पेमेंट किया, अलॉटमेंट आपको आरडीजी अकाउंट में हो जाता है। आपके सिक्योरिटीज ब्लॉक होते हैं, फंड्स क्रेडिट होते हैं एंड आपका जो अमाउंट है वहाँ पे आ जाता है। एंड देयर आर ऑल्सो नॉन ट्रेड ट्रांजैक्शंस, यानी कि लेट्स से आपके 2 अकाउंट्स है ऐसे आरडीजी, एक में से दूसरे में ट्रांसफर करना है, सो दैट ऑल्सो कैन बी डन। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डालिए। ये नॉन ट्रेड है, यानी कि आप कोई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, जस्ट ट्रांसफरिंग इट। ठीक है, आप किसी और को देंगे तो यू विल गेन सम प्रॉफिट, तो यहाँ पे वैसा नहीं है, जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, तो दैट कैन बी डन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करके। देन फाइनली वी हैव द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, जिसमें बॉन्ड्स की बात की जा रही है। तो बॉन्ड्स, अब अभी तक हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च्ड बॉन्ड्स, क्या क्या देखा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के बारे में देखा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिस्पेक्टिवली लॉन्च्ड है। अब लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स कॉर्पोरेट या कंपनीज लॉन्च करेंगे तो उसे हम कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये इशूड बाय कंपनीज, बैंक क्रेडिट, ये इंडिया में उतना फेमस नहीं है, बिकॉज इंडिया में ये कॉर्पोरेट से कंपनीज क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, अब उन्हें जरूरत नहीं है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करने की। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हेल्प करता है कि आपका फाइनेंसिंग कॉस्ट, यानी कि आपको अगर लोन लेकर फाइनेंस करना होता है अपना एक्टिविटीज़, तो लोन ज़्यादा अमाउंट का लेकर इंटरेस्ट देना, ये सारी चीज़ें करनी होती, तो एसेट लायबिलिटी प्रोफाइल्स को अच्छा आप जो है सेट कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कॉर्पोरेट्स का जो है इस कॉर्पोरेट बॉन्ड के थ्रू किया जा सकता है। अब इनकी प्राइसिंग कैसे सेट की जाती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो बेसिक प्राइस है, लेट से 90 रुपीज़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, 100 वाला जो पार वैल्यू का है, तो इस पर रिस्क बेस्ड स्प्रेड होता है, यानी कि आपका जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है 90 के ऊपर उसे हम स्प्रेड कहते हैं, तो वो रिस्क बेस्ड, यानी कि अगर आपका क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा है, AAA या अच्छा क्रेडिट रेटिंग है, आई होप यू नो कि जो कंपनीज है उनका क्रेडिट रेटिंग किया जाता है कि कैसा वो कंपनी प्रॉफिट दे सकता है, फ्यूचर में परफॉर्म कर सकता है उसके बेसिस पे, या फिर पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। जैसे आपका क्रेडिट स्कोर होता है ना, 300 to 900 के बीच एक नंबर दिया जाता है आपके फाइनेंशियल्स को देखकर, वैसा कंपनीज का क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग में अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक होता है, तो AAA ये सब अच्छे क्रेडिट रेटिंग है। अब BBB रहेगा इन्वेस्टमेंट ग्रेड, तो आप कम इसमें जो है प्राइस लिखेंगे ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्राइसिंग है वो डिसाइड की जाती है बेस्ड अपॉन कि आपकी कंपनी का कितना रिस्क है बेस्ड अपॉन द क्रेडिट रेटिंग। तो 90 जो है उसके ऊपर ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है करके आप इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि कितना आपका प्राइस इसमें रहेगा। सो दिस इज एंटायर थिंग रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स। तो काफ़ी अच्छे से हमने ये सब को डिस्कस किया है। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, राइट। तो वन लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो इसमें क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के पास सारे अपने जो डिपॉजिट्स, सारे अपने जो पैसे हैं वो डिपॉजिट कर देता है, और ये अनकोलेटरलाइज्ड होता है, कोई कोलेटरल नहीं, कोई सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं होती है। तो ऐसे में जो कंपनी इन्हें बाई कर रहा है, सारे आप यहाँ पे रख रहे हैं, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं ये। तो दैट इज़ वाई सेफ है ये पूरा चीज़, बट उतना भी सेफ नहीं है। और ये इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो इवन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कि हाई इंटरेस्ट है इससे भी ज़्यादा देना पड़ता है।
अब ये जो कंपनी है वो अपना नेट ओन फंड का, ये कंपनी का लेट्स से इनिशियली जो फंड्स इसने इकट्ठा किए हैं 100 करोड़ है, तो नेट ओन फंड का 150% तक इस तरीके से इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के थ्रू पैसा रख सकता है एंड पैसा ले सकता है, सॉरी, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन बाय गिविंग द शेयर्स। ठीक है, शेयर्स देंगे तो ये पैसा देगा ना, तो 150 करोड़ तक ये ले सकता है। तो कितना परसेंटेज है? 150% ऑफ द नेट ओन फंड कैन बी बोरोड। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के। तो यहाँ पे बोरोइंग का पूछा हुआ है कि इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू डैश ऑफ द नेट ओन फंड। यू मस्ट बी नोइंग द आंसर फॉर दिस। यू कैन जस्ट लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड लेट मी अगेन रिमाइंड यू कि टीचर्स डे, विशिंग ऑल द टीचर्स हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे का सेल हमने लेकर आए हैं टू हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन विद रेस्पेक्ट टू ऑल द कोर्सेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम। तो इन कोर्सेज पे आपको अप टू 80% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JIB एग्जाम यू कैन गो फॉर दिस कोड GURU80। और अगर आप या आपके कोई नॉन RBI ग्रेड बी, IFSCA, IRDI, नाबार्ड, सेबी ग्रेड ए या उसका कॉम्बिनेशन, SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क के लिए, UPSC EPFO, FCI AG3, UPSC CSAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कूपन कोड दिया हुआ इनको यूज करके हमारे कोर्सेज को वो अवेल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर। 4 से 6 सितंबर के बीच ही ये पर्टिकुलर ऑफर आपको अवेलेबल है, तो आप 80% तक सेव कर सकते हैं। सो प्लीज डू नॉट लेट गो ऑफ दिस ऑफर। इन कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रॉम देयर यू कैन अवेल दीज कोर्सेज एंड पीपल हु आर preparing for the JIB exam, GURU80 is the code. Please use this code so as to avail the discount. And let me tell you कि अगर आप JIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हम लेकर आ गए हैं जो आप अवेल कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू, या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। GURU80 is the code for the limited period of time and यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर कोर्स इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर। मास्टर कोर्स के थ्रू आपको सारा जो JIB के चारों कंपोनेंट्स हैं उनका सिलेबस शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू अच्छे से कॉम्प्रहेंसिवली कवर्ड है। ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQ, चैप्टर वाइज नोट्स, ईच कंपोनेंट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम से पहले रिवीजन का भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बिकॉज लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करा दिए जा रहे हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 8 and 12 मंथ्स, 2 वेरिएंट्स है। तो यू कैन यूज द कोड GURU80 so as to get 80% डिस्काउंट ऑन दिस ड्यूरिंग द लिमिटेड टाइम पीरियड। इसके बाद जो भी कोड यहाँ पे अवेलेबल होगा उसको यूज करके आप 75 to 80% डिस्काउंट पा सकते हैं। ये तो हो गया चारों कंपोनेंट्स का। अब अगर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट का चाहिए दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, IIFS, PPB, AFM, RBWM, इनको भी आप अवेल कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारा जो लाइव क्रैश कोर्स है वो भी चल रहा है, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस। चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ा दिए जाते हैं। आपको लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो यू कैन अटेंड, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, तो उसको भी देख सकते हैं, नथिंग टू वरी। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस जो जैसा मैंने मास्टर कोर्स में बताया वो नहीं मिलेगा, बट यू विल बी गेटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़ाए जाते हैं। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट नोट, चैप्टर वाइज MCQs, ईच एंड एवरी कंपोनेंट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ है। 6 मंथ्स की वैलिडिटी है। ये कूपन कोड को यूज करके आप 80% का डिस्काउंट या जो भी कूपन कोड है उतना डिस्काउंट पा सकते हैं। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।